नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हृदय से स्वागत करती हूँ। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हम ईश वंदना से। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। आज का पंचांग। आज है 9 जनवरी सन 2021, दिन है आज शनिवार, तिथि है आज एकादशी, माह पौष कृष्ण पक्ष, संवत 2077, शाख 1942। आज जन्म लेने वाले जातकों की राशि होगी वृश्चिक और नक्षत्र होगा विशाखा। दृष्टांत। आज मैं आपके लिए एक छोटा सा दृष्टांत लेकर आई हूं। दृष्टांत तो छोटा सा है, लेकिन इसका जो मीनिंग है वह हमारे जीवन से जोड़कर देखें तो हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है। यदि हम इस दृष्टांत का अर्थ समझ गए तो कहानी बहुत ही छोटी सी है। एक साधु तो एक बूढ़ी औरत की। एक बूढ़ी औरत एक साधु को नजर पड़ती है भीख मांगती हुई। वो भीख मांगकर ही अपना गुजारा कर रही होती है। साधु के पास भी आती है भीख मांगने के लिए। उसकी दृष्टि पड़ती है तो वो उसको पूछता है कि बूढ़ी औरत थी तो उसको पूछता है, बहन तुम भीख क्यों मांग रही हो? तो वो उसको जवाब देती है, मेरे पति का देहांत हो गया है इस वजह से, और जो मेरा बेटा है वह विदेश में रहता है, तो मैं अपना गुजारा कैसे चलाऊं, इसलिए मुझे भीख मांगकर ही गुजारा करना पड़ता है। साधु ने बोला, तुम्हारा बेटा है फिर भी तुम्हें भीख मांगने की जरूरत क्यों पड़ रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता, क्या उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? तो उसने बोला, जब वो विदेश जा रहा था तब जाते जाते वो मुझे कुछ पैसे दे गया था, लेकिन उसके जाने के बाद वह पैसे कुछ समय बाद तो खत्म हो गए। अब पैसे खत्म हो गए तो मैं अब गुजारा कैसे करूं? साधु ने सोचा, क्या तुम्हारे बेटे ने जाने के बाद, उसके मन में एक बात आई, क्या तुम्हारे बेटे के जाने के बाद उसने तुम्हें कुछ नहीं भेजा? तो यही उसके मन में बात चल रही थी, उससे रहा नहीं गया। उसने तुरंत ही उससे पूछ भी लिया कि बहन क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें कुछ भी नहीं भेजता वहां से? तो उस बूढ़ी औरत ने उनको बोला, मेरा बेटा खाली कुछ पर्चियां भेज देता है जो डाक से आ जाती है, कुछ रंग बिरंगे कागज से आते हैं जो मैं अपने घर के दीवार पे चिपका देती हूँ, लेकिन पैसे तो उसने मुझे कभी नहीं भेजे। तो साधु थोड़ा सोच में पड़ गया वापस से। तो उसने सोचने के बाद उसको बोला, बहन मुझे तुम तुम्हारे घर ले चलो, मैं भी तो देखूं वो रंग बिरंगे पर्चे कैसे हैं। तो जैसे ही वो वहां पर जाता है वह देखता है ये तो बैंक के ड्राफ्ट है। तो वो उसको पूछता है, बहन तुम्हें पता है ये रंग बिरंगे कागज क्या है? तो वो बोलती है नहीं। वह बोलता है, ये जो कागज है ये 50,000 का ड्राफ्ट है, जो इतने सारे कागज ये यहाँ पर लगे हुए हैं। क्योंकि औरत पढ़ी लिखी नहीं थी, वो जो बूढ़ी महिला थी वो पढ़ी लिखी नहीं थी, उसके लिए तो वो केवल कागज मात्र ही था, जबकि बेटे ने तो अपनी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाई थी। वो हर महीने उसको ड्राफ्ट भेजता था 50,000 रुपए का। फिर उस साधु ने उसको सब समझाया कि ये ड्राफ्ट केवल एक कागज नहीं है बहन, यह 50,000 तुम्हें तुम्हारा बेटा भेजता है। तो उसने कहा कि तुम्हें भीख मांगने की आवश्यकता अब बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारी खुद की संपत्ति देखो, तुम्हारी पूरी दीवार इन रंग बिरंगे कागजों से भरी हुई है, कितना पैसा है तुम्हारे पास। यह बात सुनकर महिला भी प्रसन्न हो गई और उसने भीख मांगना छोड़ दिया। साधु वापस अपनी जगह लौट गया। अब आप सोच रहे होंगे ये तो इतनी मामूली सी कहानी थी, इसमें सीख वाली बात क्या है? सीख वाली बात यह है, जिस प्रकार उस महिला के लिए वो कागज थे उसे उसका ज्ञान नहीं था, तो क्यों ना हम इस कहानी को हमारे धर्म से जोड़कर देखें। हम हमारे घर के मंदिर में कितनी धार्मिक पुस्तकें ऐसी होती हैं जिनको हम हमारे सर से लगाकर वापस रख देते हैं, उसको खोल के पढ़ने की चेष्टा भी नहीं करते हैं। कुछ लोग पढ़ते हैं केवल पढ़ने मात्र, उसके वास्तविकता ज्ञान को उन्होंने अभी तक छुआ भी नहीं है। अज्ञानता मनुष्य के भीतर है। तो यहाँ पर हम हमारे धर्म की बात करें तो हम हमारे धर्म से कितना दूर होते जा रहे हैं इस अज्ञानता के कारण, कि हमारे सामने हमारा धर्म है लेकिन हम अपने अंदर अज्ञान का दिया जलाकर बैठे हैं। अज्ञान का दिया जिसमें लौ नहीं है, वो केवल दिया मात्र है, उसमें रोशनी नहीं है।
उसमें रोशनी करनी है। कैसे करनी है? जो आपके ग्रंथ आपके मंदिर में पड़े हैं उन्हें उठाइए, पढ़ना प्रारंभ कीजिए और उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है आपको उसे अपने जीवन में उतार कर उस दिए के अंदर उसमें लौ जगाइए, तब जाके आपका जीवन सार्थक कहलाएगा। नहीं तो वो किताबें जो हैं जिन्हें आप केवल अपने मस्तक पे लगाकर वापस मंदिर में रख देते हैं आदर के साथ में, वह वहीं रह जाएंगी। आपके जीवन में कोई भी ज्ञान आप तक नहीं पहुंचने वाला है। तो जीवन में यदि आप अपने आने वाली संतान को कोई चीज दे सकते हैं तो वह है आपकी अपनी परंपराएं, आपकी अपनी सभ्यताएं और आपका अपना धर्म। जीवन में आप कितना भी पैसा दे देंगे अपनी संतान को, खर्च होके खत्म हो जाएगा, लेकिन आप अपना ज्ञान जो अपनी संतान को देकर जाएंगे वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ही बढ़ेगा। इसको ऐसे समझिए, ये आपकी असली धरोहर है। धन आपकी असली धरोहर नहीं है। धन आपका धरोहर है आपके जीवन को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको रोजमर्रा की चीजों को पूरा करना है, खाना खाना है, खर्चे निकालने हैं, अपनी संतान को पढ़ाना है। लेकिन जो ज्ञान आप अपनी संतान को देकर जाएंगे वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगा। आपका संस्कार, आपका धर्म, आपके संतान और आने वाली पीढ़ियों में सदैव जीवित रहेगा। आज भी हम अपनी वास्तविकता से अनजान हैं। क्यों? क्योंकि हम केवल अंधकार का दिया लिए बैठे हैं। हमने उस दिए में लौ तो जलाई ही नहीं है। इसीलिए केवल अपने मन के अंदर दिया न रखें, उस दिए के अंदर आप लौ भी जलाएं। अंधकार का जो दिया है उसमें लौ जगाकर उस दिए को रोशन कर दीजिए, ताकि आपका मन सदैव ज्ञान की लौ से जीवित रहे और अपनी पीढ़ियों को भी आप सदैव ज्ञान बांटते रहें। ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष विज्ञान में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं राहु और मंगल ग्रह के बारे में। राहु और मंगल ग्रह यदि अलग अलग स्थित हों कुंडली के अंदर तो इनका फल जो होता है वो सदैव अलग रहता है। लेकिन यदि ये दोनों ही ग्रह साथ में आ जाएं तो इनका प्रभाव और ज्यादा बढ़ जाता है। जब ये दोनों साथ में होते हैं यानी युति किए हुए होते हैं किसी भी भाव में, तो यह क्या करवाते हैं? संघर्ष करवाते हैं। इसीलिए इसको एक नाम क्या दिया गया? संघर्षकारी योग, और इसे अंगारक योग के नाम से भी जाना जाता है। ज्योतिषीय भाषा में बात की जाए तो मंगल को क्रोध, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, हथियार, दुर्घटना, एक्सीडेंट, अग्नि, विद्युत का कारक माना गया है। और राहु की बात की जाए तो आकस्मिक घटनाएं, शत्रु, षड्यंत्र, नकारात्मक ऊर्जा, तामसिकता, बुरे विचार, छल कपट, बुरी आदतों का कारक माना गया है। ये जब दोनों ग्रह साथ बैठ जाते हैं तो बहुत ज्यादा नकारात्मकता फैलाने का कार्य करते हैं। अब जो चीज नकारात्मकता फैलाएगी इसका मतलब वो चीज अच्छी तो नहीं हुई, उन ग्रहों का योग अच्छा तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि नकारात्मकता दे रही है यानी अशुभ दे रही है। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मंगल और राहु जब स्वतंत्र रूप से होते हैं तो अलग अलग फल देते हैं, इतने ज्यादा नकारात्मकता परिणाम नहीं देते हैं। तब क्योंकि ये स्वतंत्र होते हैं तो इनके फल भी शुभ भी हो सकते हैं और अशुभ भी हो सकते हैं। लेकिन जब ये दोनों साथ में आ जाएं तो शुभ परिणामों की यहाँ पर अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह अंगारक योग है यानी जिस भाव में स्थित होगा उस भाव को सदैव क्षति तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा, यह तो निश्चित है। साथ में उनके कारक ग्रह, उनके घटक, उनको भी नुकसान पहुंचाने का यहाँ पर वो कारण बनेगा। यह जो योग है वह प्राकृतिक, सामाजिक, व्यक्तित्व रूप से हमेशा समस्या ही बनने वाला है। चाहे हम प्रकृति की बात करें, चाहे समाज के लिए बात करें, चाहे हम व्यक्तिगत रूप से बात करें। प्रकृति से बात करेंगे तो प्रकृति को क्षति पहुंचाएगा, समाज की बात करेंगे तो यह समाज में समस्या लाएगा यानी हिंसा को बढ़ाएगा। और व्यक्तिगत रूप से बात करें, जो व्यक्ति को व्यक्तिगत समस्याएं होती है, यहां मैं बात उनकी कर रही हूं। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें इसको आसानी से समझने के लिए कि कुंडली में मंगल राहु की युति हो तो कैसे परिणाम देती है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं दर्शकों कि यदि कुंडली के लग्न में मंगल और राहु स्थित हो जाए तो हमें क्या क्या परिणाम दे सकते हैं। तो लग्न को हम मानते हैं स्वास्थ्य के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यदि मंगल राहु स्थित होंगे तो सबसे पहली समस्या क्या प्रदान करेंगे आपको?
आपके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतों को बढ़ा देंगे। यानी कोई ना कोई समस्या आपके साथ में चलती ही रहेगी। जहां आप थोड़ा स्वास्थ्य संबंधित संभलेंगे, फिर वापस स्वास्थ्य संबंधित कोई परेशानी शुरू हो जाए, या पुरानी बीमारी का बार बार लगातार उथलते रहना, यह भी एक समस्या हो जाती है जब मंगल और राहु साथ में बैठते हैं। दूसरे भाव में यदि यह स्थित हो, तो दूसरा भाव होता है धन का, हमारी वाणी का और हमारे कुटुंबजन का। तो आर्थिक मामलों में व्यक्ति को बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ेगा, हद से ज्यादा संघर्ष धन को अर्जित करने में, उसके बाद उसको संग्रह करके रखने में। वाणी की बात करें तो वाणी में उग्रता झलकना शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्रोध ज्यादा देगा, क्योंकि मंगल अग्नि यानी तेज, तो तेजी कहां नजर आएगी? व्यक्ति की वाणी में नजर आएगी। कुटुंब, तो व्यक्ति को कुटुंब का सुख कम प्राप्त होता है। तीसरे भाव की बात करें तो यहां पर यह शुभ परिणाम ज्यादा देता है, मंगल और राहु। यह एक ऐसा भाव है जहां पर मंगल और राहु की युति व्यक्ति के पराक्रम को और साहस को बढ़ा देती है। लेकिन हद से ज्यादा साहस भी तो कई बार व्यक्ति को समस्या में डाल देता है ना। तो यहाँ पर प्लस भी करती है तो माइनस भी करती है। यूं कहा जाए तो यहाँ शुभ परिणाम भी मिलते हैं तो कुछ अशुभ परिणाम भी देखने को मिलते हैं। हद से ज्यादा साहस व्यक्ति के अंदर, लेकिन अहंकार भी देने का काम यहाँ पर मंगल और राहु की युति करते हैं, जो कि अहंकार भाई बहनों के बीच में कलेश देने का कार्य करता है। तो ऐसी स्थिति में अपने भाइयों के साथ में नहीं बनती है। सबसे मुख्य कारण है यहाँ पर अपने बड़े भाई के साथ में हमेशा तनाव की स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साहस इतना बढ़ जाए कि बात हाथापाई तक भी आ सकती है। यदि कुंडली में स्थिति ज्यादा खराब हो, उस स्थिति की बात कर रही हूं मैं, क्योंकि अग्रेशन यहाँ पर मंगल और राहु बहुत ज्यादा प्रदान करते हैं। चौथे स्थान की बात करें तो चौथा स्थान होता है हमारे सुख का और संपत्ति का। तो यहाँ पर मंगल संपत्ति प्रदान बेशक करेगा, लेकिन राहु के साथ में जब ये युति करता है तो हम बात करें, व्यक्ति के पास सब कुछ है जीवन में, धन है, दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन सिवाय एक चीज नहीं है, मन की शांति। तो ये व्यक्ति की मन की शांति को छीन लेता है यहाँ पर। यानी जीवन में आपको सब कुछ प्रदान करेगा, सारे सुख ऐश्वर्य देगा, लेकिन मन की शांति आपसे ले जाएगा। तो ऐसा पैसा किस काम का जो मन को शांति प्रदान ना कर सके। तो देगा तो सब कुछ, लेकिन मन को सुख नहीं देगा, तो आपको सदैव ऐसा लगेगा मेरे पास तो कुछ नहीं है, खाली हाथ में आया था, खाली हाथ में जाऊंगा, मैंने जीवन में कुछ भी नहीं जोड़ा अब तक। पंचम भाव की बात करते हैं तो पंचम भाव में मंगल राहु की युति उच्च शिक्षा में रुकावट का कार्य करती है। यहाँ पर शिक्षा पूर्ण कराएगी अवश्य, लेकिन रुकावट के साथ में कोई ना कोई ऐसा कारण बना देगी जिससे रुकावट व्यक्ति के जीवन में उसको प्राप्त हो, और संतान पक्ष से मामला भी कमजोर कर देती है। यानी संतान का सुख जो है व्यक्ति को कम प्राप्त होता है। ऐसे ही अन्य भावों पे मंगल राहु जब स्थित होता है तो उस भाव को, उनके घटकों को नाश पहुंचाने का हमेशा काम ही करेगा। यही तो काम है, क्योंकि संघर्षकारी योग है, और क्या कहते हैं इसको हम, अंगारक योग। जब यह दोनों ग्रह साथ में आ जाए तो व्यक्ति के अंदर क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, व्यक्ति अपने स्वभाव पे नियंत्रण नहीं रख पाता, हाथापाई पे उतर आता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जब व्यक्ति को अपने अंदर की कमजोरी पता हो तो ऐसे में दूसरे व्यक्ति उनका इस्तेमाल पहले करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को क्रोध जल्दी आता है। अगर किसी को अपना काम किसी से निकलवाना हो तो इनको सिर्फ और सिर्फ उकसाने की देरी है। इनको उकसाया, अगले व्यक्ति का काम हो गया, तो अगले व्यक्ति के लिए तो आप चाबी वाला खिलौना बन के रह जाएंगे कि आपको उकसा कर अपना काम कैसे निकाल सकते हैं। यानी बुरे बन जाएंगे आप, अगला व्यक्ति फायदा उठा लेगा। तो ऐसी चीजों से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। जितना हो सके, अगर मंगल राहु की युति है तो क्रोध पर नियंत्रण करें, या फिर आप प्रयास कर चुके हैं नहीं हो पा रहा है तो उपायों से फिर लाभ होगा। लेकिन उसके लिए आपकी कुंडली देख लेना अति आवश्यक है कि मंगल राहु के अलावा और कौन कौन से ग्रह जो है वह आपके क्रोध को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि यही क्रोध व्यक्ति के जीवन में कई बार उसके बड़े बड़े फैसलों को भी बिगाड़ कर रख देता है। कई बार व्यक्ति को गलत कदम उठाने पर मजबूर कर देता है। व्यक्ति चाहता नहीं है, लेकिन गुस्से में आकर व्यक्ति गलती कर देता है। वाहन इत्यादि बहुत संभाल कर चलाना चाहिए। अगर दिमाग ज्यादा गर्म है उस दिन, यानी क्रोध हावी है, तो गाड़ी को हाथ ही ना लगाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि दिमाग में कई सारी बातें उस समय वाहन चलाते समय चलने लगती है।
वाहन दुर्घटना के योग यहाँ पर ज्यादा बनते हैं जब मंगल राहु साथ में हो और चले जाए कहाँ, 8वें घर में। 8वें घर में मंगल राहु हो तो जिस दिन गुस्सा ज्यादा है उस दिन गाड़ी को तो हाथ ना लगाएं तो ही अच्छा है। वाहन यदि चलाते हैं तो गाड़ी की स्पीड ज्यादा नहीं रखें। मंगल राहु साथ में रहेंगे यहाँ पर तो व्यक्ति गाड़ी तेज चलाने वाला होगा। दुर्घटनाएं बार बार उसके जीवन में होते रहेंगी, कभी यहाँ चोट तो कभी वहां चोट, कभी ये दुर्घटना तो कभी वो दुर्घटना। तो यहाँ पर मंगल राहु जो है वो दुर्घटनाएं ज्यादा देता है। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बहुत ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। यातायात के सभी नियमों का पालन करते हुए वाहन को चलाना चाहिए, अन्यथा आप पालन नहीं कर सकते हैं तो गाड़ी ना ही चलाएं तो बेहतर है, नहीं तो फिर ये मुसीबतों को बुलाने का कार्य करने वाला है आपके लिए। अकेला यदि मंगल स्थित हो यहाँ पर, मंगल की बात करें तो यदि स्वतंत्र मंगल हो यहाँ पर तो समस्या नहीं, विरोधियों से जीता जा सकता है। लेकिन मंगल और राहु साथ में आ जाए तो यहाँ पर विरोधी जो है वो षड्यंत्र करता है और जातक फंस जाता है, मान हानि के योग बनाता है, विरोधियों के बीच में अकेला पड़ जाता है और व्यक्ति का नाम भी ऐसे में घसीटा जाता है जबकि व्यक्ति ने कुछ किया भी ना हो। झूठे इल्जाम, मिथ्या आरोप, यह सब कुछ व्यक्ति को सहना पड़ता है। परिवारजन के साथ में भी इनकी बनती कम है क्योंकि ये सदैव अपने चलाने की करते हैं, दूसरों की बात अपने आगे सुनेंगे ही नहीं। क्योंकि मंगल राहु आएगा तो ऐसे में अभिमान, अहंकार सबसे पहले व्यक्ति के अंदर अपनी जगह बना लेगा। अगर स्त्री की कुंडली में हो मंगल और राहु की स्थिति तो वैवाहिक जीवन को बिगाड़ने का काम करती है, और कुंडली यदि मांगलिक हो तो ऐसे में इसके बुरे प्रभाव और ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्योंकि स्त्री की कुंडली में मंगल जो है वो पति का मांगल्य का प्रतिनिधित्व करता है, इस वजह से ऐसे में पति के साथ सुखों में कमी, वैवाहिक जीवन में संघर्ष की स्थिति, पत्नी सदैव यहाँ पर अपने परिवार को जोड़कर रखने का प्रयास करेगी लेकिन घर में सुख उसे प्राप्त नहीं होगा, केवल और केवल यहाँ पर उसको तिरस्कार ही मिलने वाला है अपने परिवारजन के द्वारा। जमीन और जायदाद से संबंधित परेशानियां भी यहाँ पर देखी जाती है। यहाँ पर मंगल राहु समस्या क्या, जब युति बनाता है चाहे किसी भी भाव में हो उस भाव से संबंधित समस्याएं देगा। यदि इसका संबंध छठे, दूसरे व 7वें भाव से जुड़ जाए तो ऐसे में हाई बीपी की प्रॉब्लम, मांसपेशियों की समस्या, एसिडिटी, वह अग्नि और विद्युत द्वारा दुर्घटनाएं जैसी समस्याएं देखने को मिलती हैं। इस योग के प्रभाव को कम करने के लिए, इस योग के प्रभाव को दूर करने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। यदि मंगल राहु के कारण ये सारी समस्याएं आपके साथ में आ रही है तो आपको ये उपाय करने चाहिए जिससे ग्रहों के दोष जल्दी शांत होंगे और लाभ आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होगा। मंगलवार का व्रत करना प्रारंभ कर दीजिए। भगवान शिव के जो पुत्र हैं कुमार कार्तिकेय, उनकी आराधना शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की आराधना भी यहाँ पर दोनों ग्रहों की पीड़ा को खत्म करने का कार्य करती है, उसे मुक्त करने का काम करती है। तो दोनों ग्रहों के लिए सबसे ज्यादा लाभकारी है यहाँ पर आपके लिए मंगलवार का व्रत और हनुमान जी की पूजा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रत्येक शनिवार साबुत उड़द का दान करें। मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाए। प्रतिदिन मस्तक पर सफेद चंदन का तिलक करना प्रारंभ कर दीजिए जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ रहने वाला है। अब बढ़ेंगे अपने प्रोग्राम में आगे और जानेंगे हम कैसे बीतने वाला है हमारा आज का दिन, क्या कहते हैं हमारे आज के सितारे। जानेंगे मेष राशि वालों का हाल। मेष राशि, उम्मीद से ज्यादा अर्जित करेंगे आप, यूं समझ लीजिए सितारे जो है आप पे मेहरबान है, यात्रा पे जाने का प्रोग्राम बन सकता है। वृषभ राशि, कोई भी कार्य करेंगे आप, आज परिणाम तो संतोषजनक ही प्राप्त होने वाला है आपको। किसी खास व्यक्ति से आज शुभ समाचार जो है वह आपको प्राप्त होंगे। मिथुन राशि, धनदायक दिन है। प्रॉपर्टी संबंधित खरीदने की योजना बना रहे हैं तो समय शुभ है। जीवन साथी के साथ आज बाहर जाने का प्रोग्राम जो है वह बन सकता है। कर्क राशि, दिन कलहकारी है, बहस करने से बचे, वाद विवाद के मामलों से दूर रहें और किसी के काम में दखलंदाजी करने से भी बचना है। अन्य क्षेत्रों में दिन सामान्य है। सिंह राशि, आज आपके कार्य करने की क्षमता में सुधार होगा। खुद में गजब का आत्मविश्वास महसूस करेंगे।
रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे, वह भी किसी मित्र की सहायता से। कन्या राशि, आज अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है, वो भी अपने सगे संबंधियों के द्वारा। सरकारी कार्यों में लाभ प्राप्त करेंगे। व्यवसायियों के लिए आज का दिन अति उत्तम है। तुला राशि, वाहन चलाते हुए, सड़क पार करते हुए सतर्कता बरतें, दुर्घटनाकारी दिन है। यूं कहा जाए तो दिन आज नकारात्मक परिणाम ज्यादा देने वाला है तुला राशि वालों। वृश्चिक राशि, आज के दिन अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह का प्रस्ताव प्राप्त होगा। बिजनेसमैन जो है वह पार्टनर्स के साथ में नई योजनाएं बनाएंगे अपने व्यापार के विस्तार के लिए। जीवन साथी के साथ में दिन आज सुखद व्यतीत होगा। स्वास्थ्य संबंधित बात की जाए तो दिन अति उत्तम है। धनु राशि, संतान से अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। बिजनेसमैन जो है वह अपने कार्य में विस्तार के लिए योजनाओं को बनाएंगे और उन्हें क्रियान्वित शीघ्र करना प्रारंभ कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधित आज दिन शुभ नहीं है। स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। पुराने रोग जो हैं वो फिर से परेशान कर सकते हैं आपको। मकर राशि, मकर राशि वालों, घर के बड़ों का आज पूर्ण रूप से समर्थन जो है वो आपको प्राप्त होने वाला है। प्रॉपर्टी से संबंधित, खरीदने से संबंधित योजनाएं जो है वह बना सकते हैं आप। उसके लिए समय शुभ है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए उसके रख रखाव पर आज खर्चे करने पड़ सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों, आज इनकम इतनी होगी कि व्यय जो है वह संतुलित हो जाएगा। व्यवसायियों के लिए दिन शुभ है। परिवार का माहौल आज खुशनुमा बना रहेगा। मीन राशि, दिन चिंताओं से भरा हुआ है। तनाव खुद पे हावी होने ना दे, नहीं तो इसका सीधा संबंध आपके स्वास्थ्य पे पड़ता हुआ नजर आएगा। निवेश के लिए भी दिन आज शुभ नहीं है। ऑल ओवर बात की जाए तो दिन जो है वो नकारात्मक परिणाम अधिक देने वाला है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। कल हम फिर यही मिलेंगे चैनल 24 न्यूज प्लस पर सुबह 9:30 बजे, दोपहर 12:30 बजे और शाम को 6:30 बजे। नमस्कार।